हेलो एवरीवन। सामाजिक विज्ञान के भूगोल में चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, संसाधन एवं विकास। ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमने अभी कर लिया था, कवर अप कर लिया था। तो जिन्होंने अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लें, फिर लेक्चर नंबर सेकंड देखें। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बात किया संसाधनों के बारे में, और संसाधन के कौन कौन से जो है प्रकार है, उनका वर्गीकरण अलग 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 आधारों पे देखा था। अब देखेंगे कि जो संसाधन है उनका विकास बेसिकली करता कौन है, कैसे होता है। तो जो संसाधन होते हैं, संसाधनों में भी जो मानव है, हम जो ह्यूमंस है, ये सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो मानव हैं, ये अर्थ धरती के क्या पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े संसाधन है। और ये संसाधन ही, हम जो मानव संसाधन है, अन्य संसाधनों के विकास में बहुत ज़्यादा जो है योगदान देते हैं। तो संसाधन तो प्रकृति की देन है, ये जिसको हम प्राकृतिक संसाधन बोल रहे थे, जैविक और अजैविक संसाधन, वो तो प्रकृति की देन है। लेकिन मानव ने, जो ह्यूमंस है, इन्होंने इन संसाधनों का उपयोग जो है अंधाधुन आंख पे पट्टी बांध करके एक तरीके से इसका जो है उपयोग करना शुरू कर दिया। और उसके कारण आज बहुत ज़्यादा मात्रा में समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। कैसे उत्पन्न हुई हैं, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अंधाधुन उपयोग क्यों कहा जा रहा है? अंधाधुन उपयोग इसलिए क्योंकि जितने भी रोड्स हो गए, रेलवे लाइंस हो गई, या फिर जहाँ पे भी माइनिंग होती है, ज़मीन को खोद करके कोयला या पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं। जहाँ पे बिजली बनाने के लिए रिजर्वायर बनाया जाता है, वहाँ पे जो नदी बह रही है, नदी के पानी को रोक करके हम वहाँ पे क्या बना रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, कंक्रीट की दीवार बना रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आसपास के जो पेड़ होते हैं उनको काटना पड़ता है। फिर से समुद्र में जो रहने वाले जलीय जीव हैं, उनके जीवन को नुकसान होता है। पर्यटन को हम बढ़ावा देने के चक्कर में जो नदियों के किनारे या फिर समुद्र के किनारे में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इससे कारण क्या हो रहा है कि जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनके जीवन को खतरा हो रहा है। तो ये जो है संसाधन का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन आंख में पट्टी बार करके केवल हम अपने फायदे के बारे में सोचते गए, अपने फायदे के बारे में सोचते गए। और ये जो संसाधन है, इनका नुकसान दिन प्रतिदिन होते गया और हो रहा है डेली। हमने अपने फ़ायदे के लिए, समय बचाने के लिए बहुत सारे जो है मोटरसाइकिल का, कारों का, ट्रेन का, एयरप्लेन का आविष्कार कर लिया और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो जो अब उनका हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो जो भी हम ईंधन डालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ डाल रहे हैं, तो उस पेट्रोलियम पदार्थ को डालने के कारण में वो जलते हैं, और जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया गैस, ये जो विषैली गैस है, ये निकलती हैं। और ये निकल करके कहाँ जाती हैं? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाने के कारण जो धरती का तापमान है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश के दिनों में कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है। कई जगहों पे जंगलों में आग लग जा रहा है। आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल है, ब्राज़ील का अमेज़न जंगल, वहाँ पे आग लग गई थी। 3-4 महीने तक आग वो जलती रही। ये भूमंडलीय तापन का एक प्रभाव है, जो मनुष्य ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। अब पर्यावरण हमको नुकसान पहुंचा रही है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गया। बाढ़ का आना, सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमने प्रकृति को, हमने संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में दोहन किया है और उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये कुछ व्यक्ति, ये लालचवश जो है क्या करते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में संसाधनों का ह्रास कर देते हैं। तो ये जो संसाधन है, बेसिकली समाज जो है दो हिस्सों में बट गया। एक संसाधन से संपन्न अमीर लोग हैं, जैसे अंबानी जी का जब नाम लेते हैं, मुकेश अंबानी का, उनकी रिलायंस इंडस्ट्री चलती है। तो रिलायंस, उनकी जो इंडस्ट्री है वो है कहाँ पे? जामनगर, गुजरात के जामनगर में। और उनकी पेट्रोल टंकियाँ चलती है पूरे देश में। तो कितना मात्रा में वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, समुद्री जो संसाधन उनका दोहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पादन एक तरीके से कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ उनकी पेट्रोल टंकियाँ, वहाँ पे क्या हो गया, पेट्रोल बेच रहे हैं। लेकिन वो पेट्रोल बेच रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन उस पेट्रोल का इस्तेमाल आम आदमी कर रहे हैं ना, गरीब लोग कर रहे हैं, जो भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं,
या फिर ट्रेनें चला रहा है, डीजल जलती है उसमें, वो धुआं कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर को नुकसान हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया कि इतना अंधाधुन हम शोषण कर रहे हैं संसाधनों का, इतना कि आज हमको बहुत सारी जो समस्याएं दिखने पड़ी। भूमंडलीय तापन, जो हमारी धरती है, धरती में के आसपास हवा है, हवा में 5-6 परतें होती हैं। तो उसी परत में, ये परतों का जो तापमान है, हवा, इनकी गर्मी बढ़ रही है, जिसको बोलते हैं भूमंडलीय तापन। उसी परत में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ये सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको रोक लेती है, अर्थ को। ये ओजोन लेयर है, तो सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं इनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, रोक देती हैं। इसीलिए जो धरती है ज़्यादा गर्म नहीं होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, जिसको बोलते हैं ओजोन परत अवक्षय, छेद हो गया। अभी पराबैंगनी किरणें धरती पे पहुंच रही हैं, तो धरती पे पहुंचने के बाद ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। फसलें जल के राख हो जाएंगी, मनुष्यों को क्या होगा, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी समस्या हो रही है इसके कारण। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, प्रदूषण, जो कचरा हम फैला रहे हैं, पानी की बोतलें पीते हैं कहीं फेंक दिया, कुरकुरे खा लिया, कोई भी स्नैक्स खा लिया, उसके पैकेट को, रैपर को हमने कहीं फेंक दिया, इधर उधर फेंक रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, फिर से घर से जो कूड़ा कचरा जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पानी कहाँ जाता है, कभी आपने सोचा? उसके कारण जो ज़मीन है वो क्या होती है, ज़मीन दूषित होती है, जिसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। जो लकड़ी पे हम खाना बनाते हैं गाँव में, या फिर गाड़ियों से जो धुएँ निकल रहे हैं, वो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण फैला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हम संसाधनों को, वायुमंडल को पहुंचा रहे हैं। तो सिंपल सा ये है कि मानव अपनी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए, वैश्विक शांति को भी बढ़ावा दे, लेकिन जो संसाधन है उनका न्याय संगत जो है बंटवारा आवश्यक हो गया है। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मनुष्य को संसाधन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। कि मतलब कि आप विकास करिए, आपको रोड बनवाने हैं बनवाइए, तो जितने पेड़ आपने काटे उतने पेड़ कहीं आप लगवा दीजिए। इसको बोलेंगे क्या कि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई भी कर दी। तो कम से कम नुकसान पहुंचाइए पर्यावरण को, संसाधनों को, और विकास करिए। तो इसको बोलते हैं सतत आर्थिक विकास। ठीक है, इसको बोलते हैं सतत आर्थिक विकास। जितने लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर रहे हैं, उनको, उनके लिए घर दीजिए। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का हमको विकास करना चाहिए जिससे अगर हम पेट्रोल डीजल जला रहे हैं तो धुआं ही ना निकले। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन आधारित गैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए कि पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हो और हमारा जो विकास का पहिया ये भी ना रुके। ये तरीके हमारे पास हो सकते हैं। तो सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य हो गया कि विकास करना जिसमें पर्यावरण को क्या पहुंचा है, नुकसान कम से कम पहुंचाना है। और जो भविष्य में पीढ़ियां हैं उनको भी तो रहने के लिए ज़मीन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए। तो उनके लिए भी मौजूद रहे, उनकी उपेक्षा ना करें कि सारा आज हमें इस्तेमाल कर जाए और जो आने वाली पीढ़ी और जनरेशन उनके पास कुछ बचे ही ना। तो ये तरीका है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन क्या होता है कि एक जटिल प्रक्रिया है। एक क्या है, जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें सोपान यानी कुछ चरण है। पहला चरण ये है कि संसाधन नियोजन का मतलब ये हो गया कि आप एक देश में रहते हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, उनको, उनका लिस्ट बना लिया जाए। फिर से कौन से संसाधन का इस्तेमाल कौन से तरीके से कर सकते हैं, उसकी लिस्टिंग हो जाए। सारा कुछ प्रिपेयर करके एकदम अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचेगा और संसाधनों का इस्तेमाल भी हम अच्छे से कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस कहलाता है संसाधन नियोजन, जिसमें अलग अलग चरण होते हैं। जैसे पहला स्टेप इसमें होता है कि कोई भी देश है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई भी कंट्री हो सकता है। तो उस कंट्री में जितने भी देश हैं, देशों में प्रदेश होंगे, तो उसमें जो मौजूद संसाधन है उनकी पहचान कर लीजिए और क्या बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सर्वेक्षण करना पड़ेगा। क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने के बाद में मानचित्र बना लिया। अब जैसे मैं कहूँ कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, एक मिनट, ये लेट्स से कि उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के मैप में अब मान लिया कि ये ईस्ट 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 है और ये वेस्ट साइड है।
तो वेस्ट साइड में पता चला कि इस इलाके में गन्ने की खेती, या मान लीजिए यहाँ सोना चांदी ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसे मैप बना लिया और मैप में यहाँ दिखा दिया कि यहाँ सोना, गोल्ड एंड सिल्वर इज फाउंड हियर, जैसे नोट डाउन कर लिया। तो पहले सर्वेक्षण किया, ज़मीन की जांच हुआ, इस इलाके की क्या खास बात है कि यहाँ पे धान गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जा सकता है, तो इसको इंडिकेट कर लिया। तो ऐसे मानचित्र बनाया, तालिका बना दिया, सर्वेक्षण किया, और संसाधनों की गुणवत्ता, संसाधन कौन से, उनका गुण क्या है, कितनी मात्रा है, अगर सोना पाया जा रहा है तो कितना सोना है, ये सारा अमाउंट नोट कर लेना। इस संसाधन नियोजन का पहला क्या है, पहला तरीका है, यानी पहला चीज क्या करना है, संसाधन पहचान करिए, तालिका बनाइए। दूसरा कि मानचित्र बना करके कौन सी जगह पे, लोकेशन पे क्या चीजें पाई जा रही है उसको इंडिकेट कर लेना, और कितना अमाउंट पाया जा रहा है, मात्रा कितनी है और उसका गुण क्या है वो लिख लेना। दूसरा, जब भी कोई भी योजना लागू करनी होगी, संसाधन की विकास योजनाएं लागू करना है, तो अब जैसे कि किसी इलाके में पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला है, तो कोयला को कैसे निकालेंगे, कौन सी प्रौद्योगिकी लगेगी, कितने लोगों को कौन से कौशल चाहिए, ये ढांचा पूरा तैयार कर लेना चाहिए, ढांचा तैयार कर लेना चाहिए। और तीसरा ये कि जो भी संसाधन विकास योजनाएं हैं, संसाधन के विकास योजनाएं हैं, और राष्ट्र हित में जो लोगों की विकासशील योजनाएं बनाई जाती हैं, अब ये दोनों कर लिया, दोनों को आपस में मिला करके एक समन्वय स्थापित कर लेना चाहिए। जैसे किसी क्षेत्र में अगर कोयला मिला, तो कोयला निकालने के लिए कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन कौन सी स्किल चाहिए, उसका लिस्ट बना लीजिए। और उस कोयला क्षेत्र में रहने वाले आसपास के जितने लोग हैं उनको पहचान लीजिए कि कौन कौन उस क्षेत्र में लोग काम कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब कोयला आप निकालने जाएंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी है, कोयला भी निकलेगा, अब आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, उनकी भी दो पैसे की कमाई हो जाएगी। तो ये एक विकास योजना हो गया कि लोगों को रोजगार देना है। और संसाधन विकास योजना में हमको कोयला निकलवाना ही था, तो इनकी योजना और इनकी योजना को हमने मिला दिया, यहाँ से लोगों को रोजगार भी मिल गया और यहाँ से क्या हो गया, कोयला भी निकल गया, कोयले को निकाल के बेच करके और पैसा निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना को क्या करेंगे, थोड़ा सा समन्वय स्थापित कर दिया, दोनों काम हो जाएंगे। अब बात आती है किसकी, भूमि संसाधन की। अब जैसे अन्य संसाधनों की तरह जो भूमि है वो भी क्या है, एक तरीके की संसाधन है। क्यों है, क्योंकि हम भूमि का इस्तेमाल अपना घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, रोड बनाने के लिए, हर एक चीज़ काम के लिए भूमि का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भूमि है एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, अजैविक संसाधन का उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इसमें सारे जो वनस्पतियां हैं इसी संसाधन पे उगती हैं, जितने जीव जंतु हैं इसी भूमि पे रहते हैं, मानव भी इसी भूमि पे रहता है, जो भी परिवहन और संचार की सुविधाएं सारी की सारी इसी भूमि पर ही मौजूद हैं। और जो भूमि है ये एक सीमित संसाधन है, वो इसलिए कि जो विश्व का आप मानचित्र देखेंगे तो विश्व के मानचित्र पे 70% जो जमीन है, समझ रहे हैं, ये 70% जमीन, इस पे केवल पाया जाता है पानी, वाटर पाई जाती है, जल पाया जाता है। मात्र जमीन हमारे पास कितना है, 30%। और ये जो 30% जमीन है उसमें भी रहने लायक बहुत कम है, रहने लायक बहुत कम है। इसी जमीन पे तो सारे आपके पर्वत पठार भी हैं, रेगिस्तान भी, तो लेकिन रेगिस्तान में आप रह लेंगे, पहाड़ की चोटी पे रह लेंगे, माउंट एवरेस्ट पे कोई बोल दे कि जाइए 6 महीना वहाँ अपना समर कैंप बिता बिता लेंगे, मर जाएंगे वहाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी जो भूमि है वो एक सीमित संसाधन है, इसीलिए इसका उपयोग भी सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये जो भूमि है, मैंने बताया कि पूरी दुनिया में 30% केवल जमीन है, उस 30% में भी मात्र 10 से 15% ऐसी जो जमीन होगी, 10% मान लीजिए, जो हम इंसानों के रहने लायक है, जहाँ पे हम घर बना करके रह सकते हैं। बाकी तो पूरी ज़मीन खाली है, वहाँ पे या तो जंगल पाए जाते हैं और नहीं तो अदर चीज़ें पाई जाती हैं। तो भारत में भूमि संसाधन का क्या आंकड़ा है, जो भारत है, भारत का जो एरिया है पूरे विश्व के पटल पे देखेंगे तो वो है कितना, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत का। तो जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो क्षेत्रफल है भारत का, इसमें से मात्र 43% जो ज़मीन है वो मैदान है। मैदान समझते हैं ना, ज़मीन एकदम फ्लैट है, वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे खेती कर सकते हैं।
तो जो 33-43% नहीं, आधा से भी कम सोच रहे हैं, यानी लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है वो क्या है, मैदान है। मैदान का मतलब वो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वहाँ पे खेती कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से रोड बना सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। 30% जो ज़मीन, ये डाटा आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, या जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कुछ, तो ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि इंडिया के जो 43% ज़मीन है मैदान पाई जाती है, 30% जो ज़मीन है, 30% उस पे क्या है, केवल पर्वत है, पर्वत है। और ये विस्तृत रूप से क्या है, 30% ज़मीन पे केवल पर्वत है, सोच लीजिए। 30 और 43 होगा 73%। और ये जो 30% ज़मीन है इसमें से नदियाँ निकलती हैं, 12 महीने बहती रहती हैं, उनमें पानी रहता है, इसलिए इन नदियों को बोलते हैं 12 मासी नदियाँ। तो ये जो पर्वत हैं, पर्वत के ऊपर में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियाँ निकलती हैं। तो ये नदियों में 12 महीने पानी बहती रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं 12 मासी नदियाँ। तो 30% में ये जाती है। जो अगर वहाँ पे टूरिस्ट अगर कुछ कैंप बना दिया जाए, समर कैंप कुछ, तो पर्यटक लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ घूमने जा सकते हैं। तो ये पर्यटन के विकास के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ भी एक तरीके से बनाती हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दो पिक्चर है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये दोनों सैटेलाइट पिक्चर है। सैटेलाइट समझते हैं, धरती जो है, धरती को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा उपग्रह छोड़े जाते हैं, उसमें कैमरे लगे होते हैं, तो वो कैमरे क्या करते हैं, धरती का पिक्चर खींचते रहते हैं। जो फर्स्ट पिक्चर है ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया इमेज है। इस पिक्चर में जो इंडिया देख रहे हैं, ये हमारा जो कंट्री है इंडिया, ठीक है ना। तो ये इंडिया कंट्री, इंडिया के साउथ डायरेक्शन को पता ही होगा, ऊपर में हमेशा नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा, उत्तर के अपोजिट में होता है दक्षिण दिशा, फिर इस साइड में होता है पूरब दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा। तो नीचे में है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं ब्लू वाटर, ये ब्लू वाटर क्या है, ओशियंस है, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। और शेप में जब आकृति देखेंगे इंडिया की, दिख रहा है, लग रहा है कि त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना है, त्रिभुज बना है। और ये ऊपर से ये ऐसे है, ये हमारे कंट्री हो गया, और यहाँ पे है अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया, समझ रहे हैं। इसमें भी कुछ अलग अलग कलर दिख रहे हैं आपको, जैसे ये यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन को, यानी ये जो ज़मीन है सीधी है, यहाँ पे खेती होती है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं थोड़ा सा येलो कलर का, येलो बोले या थोड़ा सा हल्का ब्राउन बोलेंगे, तो ये जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर, ये बता रहा है डेजर्ट को, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, यहाँ बालू ही बालू पाया जाता है, देख रहे हैं। और ये ऊपर में क्या बता रहा है, ये पूरा बता रहा है माउंटेन्स है, पहाड़ बता रहा है, जो भूरा कलर है ये माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। एक और पिक्चर है सामने में बगल में ही, ये पूरा का पूरा कौन सा पड़ोसी देश है, चाइना, चीन है। और चीन में यहाँ पे ये तिब्बत वाला इलाका है, ये देख रहे हैं ब्राउन कलर है, ये पूरा का पूरा पठार है। और इसके इधर में भी देखिए पाकिस्तान है पड़ोसी देश, अफगानिस्तान, एक और कंट्री है ताजिकिस्तान, यहाँ पे भी रेगिस्तान है, नहीं तो पहाड़ ही पहाड़ इलाका है। तो ये इंडिया की क्या हो गई, ज़मीन हो गई। इंडिया के साउथ में क्या है, श्रीलंका है, और ये इसका स्ट्रक्चर था थोड़ा, अंडरस्टूड। एक और मैप आपके सामने है, इसमें से एक चीज़ और देखिए ध्यान से, इसमें पिक्चर में क्लियर नहीं है, इस मैप में देखिए, ये थोड़ा सा इंडिया का मैप है, इस मैप में जो ब्लू वाली लाइनें देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट, ये यहाँ पे अभी क्या देखा इस मैप में आपने देखा, इस मैप में देखा कि पूरा का पूरा क्या है, माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, जो माउंट, ये हिमालय माउंटेन है बेसिकली, यहाँ पे हिमालय माउंटेन पाई जाती है, इससे नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ कौन कौन सी है, ये जो ब्लू वाली लाइनें देख रहे हैं ये नदियाँ हैं, ये क्या है, नदियाँ, हिमालय माउंटेन होगा, इससे नदियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे ये 5-6 नदियाँ निकलती हैं, जिनके नाम में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। और 2 नदियाँ यहाँ निकल रही हैं, गंगा और यमुना। ये जो 7 नदियाँ, और एक नदी यहाँ से आती है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसका लोकेशन है, ये कहाँ से निकल रहा है, नॉर्थ ईस्ट से, यानी उत्तर पूरब भारत में ये एंटर करता है, और ये उत्तर एक, अब ये जो लाइनें देख रहे हैं, जैसे ये हिमालय माउंटेन हो गया, वैसे ही ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एक माउंटेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं अरावली। अरावली के
पश्चिम में एक मरुस्थल पाया जाता है रेगिस्तान में, जिसको बोलते हैं राजस्थान में थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। एक और माउंटेन है यहाँ सेंटर में इंडिया के बीचों बीच में, जिसको बोलते हैं विंध्यन माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन। ये इंडिया को दो भाग में बांट देते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट बोलते हैं पश्चिम दिशा में, और ये है ईस्टर्न घाट। तो यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं। तो एक नदी है, तीन चार नदियों के नाम याद कर लीजिए। दक्षिण भारत की नदियों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ। ये हो गया विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज, यानी विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सबसे पहले जो नदी निकलती है सबसे बड़ी, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी के बाद निकलती है कृष्णा, उसके बाद निकलती है कावेरी। तो तीन नदियाँ कौन हो गई, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये तीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं साउथ की। और उत्तर की कौन सी नदियाँ हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, और ये नदी हो गई गंगा, और ये पांच हो गई सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ये पश्चिमी घाट यहाँ पाया जा रहा है और पूर्वी घाट यहाँ पे पाया जा रहा है। अंडरस्टूड। फिर से मैप को ध्यान से देख लीजिए। कुछ और माउंटेन्स है मेन वाले। साउथ इंडिया में आएंगे तो एक माउंटेन पाई जाती है नीलगिरी, और साउथ में आएंगे तो एक मिलती है हिल्स जिसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। यहाँ पे एक वन पाया जाता है पश्चिम बंगाल के साउथ में, इसको बोलते हैं सुंदरबन। ठीक है, गुजरात है ये, गुजरात में यहाँ पे कच्छा रन पाया जाता है, और ये थार डेजर्ट है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो ये जो सारी लोकेशंस है, यानी कोस्टल एरिया वाली लोकेशन हो गई या जो माउंटेन्स वाली लोकेशन हो गई, ये पर्यटन के विकास के लिए क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है। अगर वहाँ पे टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा वहाँ सजा दिया जाए और थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ घूमने जाएंगे, और आसपास के लोगों को पैसे की कमाई हो जाएगी ढेर सारी। और इंडिया का जो 27% जो एरिया है वो क्या है, पठार है केवल। पठार कैसे है, ये मैप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है दक्कन प्लेटू, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ये ऐसे है पूरा, ये पठार है। पठार कैसी ज़मीन होती है, मतलब ऐसी ज़मीन जिसकी हाइट 600 मीटर से कम हो, 600 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम हो, और ऊपर से क्या हो, फ्लैट हो, समतल हो, और चट्टानों से बनी होती है, इसको बोलते हैं पठार। तो ये यहाँ पे दक्कन का पठार पाया जाता है। ये छोटा नागपुर पठार है, दो ही पठार हैं बेसिकली मेन मेन। और भी हैं जैसे कि बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार। तो ये जान लीजिए कि ये दक्कन पठार, दक्कन का पठार ये है, ये पूरा जो है पठार ही पठार है, और ये छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, तो ये पठार का जो एरिया है कितना है, 27%। कितना है, 27%। और खेती करने वाली ज़मीन कितनी है, 43%। 30% कौन सी ज़मीन है, पर्वत ही है केवल। नॉर्थ में भी देखा आपने, साउथ में भी देखा। ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मैंने आपको दिखा, ये भी क्या है, माउंटेन ही है एक तरीके से। ये देखिए मैप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये माउंटेन्स है, ये भी माउंटेन्स है, ये भी माउंटेन्स है। तो इनका एरिया हो गया कितना, 27%। 27 था, 30 था, और 30% और 43% हो गए जहाँ पे ये जो हरा भरा इलाका देख रहे हैं, ये हरा भरा इलाका, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कितना है, 43%। 30% ये हो गए, और 27% क्या हो गया, पठार हो गया। ठीक है, और जहाँ पे पठार होते हैं, इन्हीं पठारों को जब खोद के निकाला जाता है तो खनिज, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं, पेट्रोल डीजल को, और जितने पेड़ पौधे होते हैं वो इनके अपार संचय होता है। तो भारत में जो ये सारी अलग अलग भूमि है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब उपयोग कैसे करेंगे, तो भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे कि भौतिक कारक। भूमि का उपयोग कैसे करेंगे, तो वो निर्धारित करने के लिए कुछ क्या होते हैं, कारक होते हैं। अब भौतिक कारक होते हैं पहले कि वो भू आकृति कैसी है, पठार है कि पर्वत है कि मैदान है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है, वहाँ पे कौन से टाइप की मिट्टी है। तो ये अलग अलग प्रकार है। जैसे अगर भू आकृति में मैदान होगा तो वहाँ लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे। पठार होगा तो खेती थोड़ा ना करेंगे, वहाँ पे माइनिंग होगा, खनन करके निकाला जाएगा। मानवीय कारण भी हो सकते हैं, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो कितना पाया जाता है, वहाँ पे प्रौद्योगिकी है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है। संस्कृति और परंपरा वहाँ की कैसी रही है, ये डिपेंड करता है सारा। जैसे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि
पूरा जो गंगा नदी है यूपी बिहार से बहती है, तो वहाँ पे पानी है, पूरा का पूरा मैदान है, तो लोग ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही चले जाएंगे आप अरुणाचल प्रदेश में, तो मात्र 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के एरिया में 17 लोग रहते हैं, मात्र 17। तो ये क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे रहना बहुत मुश्किल काम होता है, वहाँ की जलवायु ठीक ठाक नहीं होती है, मुश्किल होता है रहना। जो इंडिया का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल वो कितना मैंने बताया, 32.1 किलोमीटर, और इसका जो 93% भाग है उसी का केवल भू उपयोग होता है। 7% में ज़मीन पे क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। वहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ मनुष्य वगैरह वगैरह नहीं रहते हैं। जो पूर्वोत्तर प्रांत है, असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य प्रांतों के बारे में सूची जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और ये देखिए जो जम्मू कश्मीर है अपना, ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है ना, तो ये जम्मू कश्मीर इंडिया कहता है पूरा का पूरा मेरा है, और इसमें से इतना भाग पाकिस्तान कहता है मेरा है, और इतना भाग चाइना कहता है मेरा है। तो इसको बोलते हैं, पाकिस्तान वाले भाग को बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कश्मीर का जो भाग चाइना के अंडर में है उसको बोलते हैं अक्साई चीन, और जितना भाग बच गया वो इंडिया का है। तो इसीलिए इस ज़मीन के में रहने वाले लोग क्या करते हैं, ये इसका संरक्षण नहीं किया गया है। और फिर से ये ईस्ट डायरेक्शन में भी आसाम को छोड़ करके किसी भी स्टेट का सर्वेक्षण नहीं हुआ है कि वहाँ के लोग बेसिकली करते क्या है। तो इसीलिए कितने भागों का सर्वेक्षण हुआ, मात्र 93%। ये सर्वेक्षण हुआ कि यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं। अब भूमि का इस्तेमाल करेंगे तो उसका निम्नीकरण भी हो जाएगा। भूमि मैंने बताया कि दूषित हो जाती है, तो उसका संरक्षण के उपाय क्या है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे मनुष्य काम करते हैं, जैसे वनों को काट दिया, जानवरों को इतना चराते हैं कि घास फूस सब खा जाते हैं, और खनन करने से ज़मीन की जब खुदाई करते हैं तो पेड़ों को काटना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने से ज़मीन की जो उत्पादकता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी भूमि के निम्नीकरण के ये कारण है। वन उन्मूलन, वनों को काटना, पेड़ों की कटाई करना, पशुओं को अधिक चराना और खनन करना, इससे क्या होता है, भूमि का जो क्वालिटी होता है वो कम हो जाता है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वन काटना बंद कर दीजिए, ज़्यादा वनों को लगाइए, पेड़ों को लगाइए, चारागाहों का उचित प्रबंधन कीजिए कि ज़्यादा जो है अगर जानवर हैं तो एक ही जगह पे चरें, अच्छे से चरें। पशुचारण को नियंत्रण करना चाहिए। जो रेतीले टीले हैं, रेतीले टीले जहाँ रेगिस्तान है उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, कांटेदार झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए। इससे कि जब हवा चलेगी तो जो भी रेत के टीले उड़ के दूसरे जगहों पे ना जाए। फिर से जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंध, बंजर भूमि है जहाँ पे ना खेती हो रही है ना पेड़ पौधे हैं, उसका प्रबंधन कीजिए। प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, बंजर भूमि को क्या करिए, थोड़ा सा उसमें खाद अगर वगैरह डाल करके वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा दीजिए अगर खेती नहीं करना है। और खनन को नियंत्रण करना चाहिए कि खनन हो, उसमें पेड़ों की कटाई कम हो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम भूमि निम्नीकरण की समस्या से निपट सकते हैं। ऐसा करने से भूमि का निम्नीकरण होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ओके, थैंक यू।